वैसे साजिश तो कश्मीर को लेकर भी रची जा रही। अब से थोड़ी देर पहले कश्मीर में आतंकवादियों का एक ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी कश्मीर को लेकर कई लोग अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से भी छिपा नहीं है, लेकिन अब टर्की भी लगातार उसी तरह की हरकत कर रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार यूएन के मंच से कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, कल भी उठाया, लेकिन अब सवाल यह है कि खुद को इस्लामिक मुल्कों का खलीफा समझने वाले एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे? क्यों वो बार बार कश्मीर के मुद्दे को हवा दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कश्मीर की आड़ में टर्की अपने घर के हालात को छिपाने की कोशिश कर रहा है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? टर्की के हालात क्या है? एर्दोगान के ऊपर हमारी इस पेशी को जब आप देखेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप में चाहिए। तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया? कश्मीर के नाम पर क्या छिपा रहे हैं एर्दोगान? तुर्की खस्ता हाल, खलीफा बनने का ख्याल। न्यूयॉर्क में दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का मंच सजा। दुनिया के कई नेता वैश्विक समस्याओं पर बोले। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी बोलने आए। मंच संभाला और फिर दुनिया की बात करते करते, मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते करते एक बार फिर कश्मीर पर आ गए। दक्षिण एशिया में अमन शांति बहुत जरूरी है। अप्रैल में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये टकराव में बदल गया था। आतंकवाद से मुकाबले पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग देखना महत्वपूर्ण है। कश्मीर की समस्या का हल बातचीत से होना चाहिए और ये हल यूएनएससी के फैसलों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है मुझे। लगता है तुर्की भी उन मुल्कों में शुमार है जिनका खाना बिना कश्मीर का नाम लिए हजम नहीं होता। एर्दोगान हर साल न्यूयॉर्क आते हैं और कश्मीर का राग अलापते हैं, वो भी तब जब इस मुद्दे पर तुर्की से कोई मतलब नहीं। ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी नहीं समझते। हालांकि इस बार बात इतनी भर नहीं है। एर्दोगान के बयान के ठीक बाद आई 36 सेकंड की इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बार अरब वर्ल्ड और अमेरिका के बीच किस तरह का सिस्टम तैयार हो रहा है। यूएनजीए से इधर पाकिस्तान के वजीर आजम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात की ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई, लेकिन इतना पता चला कि ये इनफॉर्मल मुलाकात थी। इस मीटिंग में शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशहाक डार भी मौजूद थे। पहले ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, फिर थम्स अप वाला इशारा हुआ। इसके बाद बातचीत में इशहाक डार शामिल हुए और फिर ये नेता अपने अपने रास्ते चले गए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अरब मुल्कों की इमरजेंसी मुलाकात हुई थी। इजराइल को काउंटर करने के लिए नाटो जैसा संगठन बनाने की चर्चा हुई थी, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? इस बयान के बाद एक बार फिर अरब मुल्कों ने अमेरिका को पैसिफाई करने की कोशिश की। इस मीटिंग में भी खलीफा के तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे नजर आए। मीटिंग का जोर इजराइल हमास युद्ध रुकवाने पर रहा, क्योंकि आंच कतर तक पहुंच गई है। हम यहाँ सिर्फ युद्ध रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए आए हैं और हम इस युद्ध को खत्म करने और गाजा के लोगों की मदद करने के लिए आप और आपके नेतृत्व पर भी भरोसा करते हैं। वहाँ स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। इस युद्ध को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब करेंगे। लेकिन सवाल है कि तुर्की इतना एक्टिव क्यों है? क्या घर में सब ठीक है? जवाब इन आंकड़ों में छिपा है। तुर्की की इकोनॉमी पिछले कई सालों से बुरे हाल में है। तुर्की की करेंसी लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। अगस्त 2025 में तुर्की में महंगाई दर 33%। तुर्की में आम जनजीवन का जरूरी सामान, दवाइयां और बिजली के बिल महंगे हो गए हैं। ट्रेडिंग इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि तुर्की में आवास, बिजली, पानी, गैस की दरों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा तुर्की के होटलों में खाना पिछले 2 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ा है। तुर्की की एक और दिक्कत बेरोजगारी है। सरकारी आंकड़ों में तुर्की में बेरोजगारी दर 9% है, जबकि कंट्री इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ बेरोजगारी की दर 17% है, बल्कि उससे भी ज्यादा। जब अपने देश की माली हालत से ध्यान हटाना हो तो इसी तरह के मुद्दे उठाकर सामने आने की कोशिश की जाती है और इसमें एर्दोगान को महारत हासिल है। वो फिलिस्तीन की भी बात करते हैं, गाजा की तस्वीरें दिखाते हैं। आइए हम सब अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दें
क्या 2025 में ऐसी क्रूरता का कोई औचित्य हो सकता है? लेकिन मानवता के नाम पर यह शर्मनाक मंजर पिछले 23 महीने से हर रोज गाजा में दोहराया जा रहा है। ये मानवता को शर्मसार करने वाला मंजर है। पिछली सदी में मानव इतिहास में इस तरह की बर्बरता नहीं देखी गई और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। एर्दोगान मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि तुर्की के बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल और अंकारा में पिछले दिनों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। भारत का भी आधिकारिक तौर पर यही कहना है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। अगर एर्दोगान को बोलना ही था तो पाकिस्तान की आतंकी नीतियों पर बोलना चाहिए था, जो कश्मीर में हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देती है। और अब कचहरी में दुनियादारी वाले उन खबरों की पेशी जो बड़े मुद्दों के बीच दब गई। न्यूयॉर्क से लगातार 2 दिन में ऐसी 2 तस्वीरें आई जो पहले सुर्खियां बनी। पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के काफिले को रोका गया। एनवाईपीडी ने कहा कि ट्रंप का कारवां निकल रहा है, इसलिए जाने नहीं दे सकते। मैक्रो ने ट्रंप को फोन लगाया, इस बात की जानकारी दी, फिर अपने डेस्टिनेशन तक पैदल जाते दिखाई पड़े। इसके बाद अब टर्की के राष्ट्रपति को न्यूयॉर्क की सड़कों पर रोक लिया गया, वो भी आम इंसान की तरह दिखाई पड़ा। यूएन जनरल असेंबली में ट्रंप को लेकर भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जब ट्रंप एस्केलेटर पर चढ़ने लगे तो अचानक बंद हो गया। ट्रंप के साथ उनकी वाइफ और यूएस की फर्स्ट लेडी मेलानिया भी मौजूद थी। दोनों इसी तरह चलते दिखाई पड़े। फिर जब ट्रंप स्पीच दे रहे थे तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। ट्रंप ने इसको लेकर यूएन की आलोचना की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग कब खत्म होगी, इसे लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो मुल्कों से कह दिया है कि अगर रूस का कोई एयरक्राफ्ट उनकी सरहद में आता है तो इसे मार गिराओ। दूसरी तरफ जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया। रूस यूक्रेन वॉर में भारत की भूमिका को लेकर इटली से फिनलैंड के लीडर्स ने बयान दिए हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत उभरती महाशक्ति है, इसे रूस और चीन की तरह नहीं माना जा सकता। इससे पहले इमिग्रेशन के मुद्दे पर ट्रंप ने अपनी स्पीच में यूरोप को फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा यूरोप में भयानक हालात बन चुके हैं। यूरोपियों के इस्लामीकरण की तरफ इशारा किया। यह तक कह दिया कि लंदन के मुस्लिम मेयर उन्हें पसंद नहीं। उन्हें टारगेट करते हुए कहा वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं। ट्रंप ने इमिग्रेशन के अलावा क्लाइमेट चेंज फैक्ट को लेकर निशाना साधा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को बुरी तरह धोया है। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान को झूठ फैलाने की बजाय कश्मीर से अवैध कब्जे हटाने चाहिए। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके सहारे उनका जीवन टिका है। 2 दिन पहले राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि पीओके पर चिंता करने की जरूरत नहीं, पीओके खुद आ जाएगा। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस में फिर धमाका हुआ। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के दश्त इलाके में जाफर एक्सप्रेस धमाके की चपेट में आकर पटरी से उतर गई। ट्रेन के 6 डिब्बे पलटे, 12 लोग घायल हुए। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति को लेकर विवाद छिड़ा है। ट्रंप की पार्टी के नेता अलेक्जेंडर डंकन ने कहा कि हम क्यों एक झूठी मूर्ति को यहां रहने दें, हम एक क्रिश्चियन देश हैं। इसके बाद मूर्ति के विरोध में स्थानीय चर्च आ गया, डेमन गॉड तक कह दिया गया। हालांकि ऐसे लोगों को बराक ओबामा सीखना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे ओबामा ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा वो अपने पास रखते हैं और ये उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। अब अगर ऊर्जा नकारात्मक हो तो फिर जहन में दहशत भर देती है, और ऐसा ही दहशत यूपी के बहराइच के गांवों में दौड़ रही है। पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर 5 लोगों पर हमला कर चुका है। आलम यह है कि दिन हो या रात बहराइच के कई गांव आदमखोर के आतंक से लड़ रहे हैं। टोलियां बनाकर दिन रात पहरेदारी की जा रही है, लेकिन अदृश्य जानवर के हमले थम नहीं रहे। लोग कहते हैं कि भेड़िया है, लेकिन वन विभाग की थ्योरी अलग है। अब सवाल यह है कि आदमखोर के आतंक से बहराइच को आजादी कब मिलेगी। गांव वालों का डर बेजा भी नहीं। 13 सितंबर को भेड़िए ने 3 महीने की बच्ची को मार डाला। बीते 2 महीने में भेड़िए के हमले में 4 लोग जख्मी हुए। हालांकि वन विभाग का दावा है कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन ये जानवर अब तक पकड़ से बाहर है। इस बीच प्रभावित इलाके को 4 सेक्टर में बांटा गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए जा चुके हैं। रात में गांव वाले खुद इलाके में गश्त दे रहे हैं। जिन्हें भेड़िए ने शिकार बनाया, जिन पर हमले हुए, वो ताल ठोक कर कहते हैं कि गांव में
भेड़िया ही लोगों पर हमले कर रहा है, लेकिन वन विभाग इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये जो फॉरेस्ट विभाग की टीम जो ड्रोन कैमरा लिए टहल रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह फेल है। ये आज तक अभी यही नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि तेंदुआ है कि फिशकैट है कि भेड़िया है। भेड़िया कभी दिन में इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि बच्चों को गोदी से खींच ले जाए। बहराइच में भेड़िया का खौफ कोई मामूली चीज नहीं है। दिन रात गांव वाले हाथों में लाठी डंडा लेकर पहरा देते हैं। जिस रास्ते से भेड़िया के आने का खतरा ज्यादा है, वहां 20 से 50 लोग 24 घंटे मुस्तैदी से मोर्चा संभाले रहते हैं। लेकिन गांव वालों की इस मुस्तैदी के बावजूद गांव पर आदमखोर के हमले रुक नहीं रहे। अब लोगों का सवाल है कि आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे और कब उन्हें इस दहशत से छुटकारा मिलेगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर का कैसा भय चल रहा है? कैसे बहराइच का जानी दुश्मन बना भेड़िया? बहराइच में शोर, चारों ओर भागो भेड़िया आया। वो जब भी आता है दहशत लाता है, वो जब भी आता है लोगों को शिकार बनाता है। बहराइच चले आइए, आदमखोर के आतंक का एहसास हो जाएगा। रोते बिलखते लोग, चेहरों पर चस्पा खौफ, आदमखोर की आतंक कथा का गवाह है। बहराइच के जहन में आदमखोर का खौफ इस कदर घर कर चुका है कि दिन हो, रात हो, सुबह हो चाहे शाम, एक आहट भर से बहराइच कांप उठता है। यह दहशत है भेड़िए की, जो बीते 2 महीने से बार बार घात लगाकर लोगों पर हमला कर रहा है, बच्चों तक को निशाना बना रहा है। जो शिकार हुए वो कहते हैं भेड़िया है, लेकिन वन विभाग की थ्योरी अलग है। आदमखोर जो भी है, वन विभाग की पकड़ से बाहर है। लिहाजा बहराइच के लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। डर की वजह भेड़िया का ताजा हमला भी है। दिन दहाड़े भेड़िया इस मां की गोद से बच्चे को उठा ले गया। गांव वालों ने 1 किलोमीटर तक आदमखोर का पीछा किया, शोर मचाया। भेड़िया बच्चे को घायल कर भाग निकला। बच्चे की हालत गंभीर है। भेड़िया कब पकड़ा जाएगा? कब बहराइच के गांव को आदमखोर की दहशत से निजात मिलेगी? ऐसे कई सवाल बहराइच का खौफ बढ़ाते हैं। वैसे बढ़ तो लोगों की नाराजगी भी रही है। आरोप है कि शिकायत के बावजूद वन विभाग वक्त पर मदद के लिए नहीं आता। प्रशासन को सूचना देने के 1 घंटा बाद में पहुंचता है और लगातार घटनाएं मझारा तोकली में हो रही हैं। और कैंप जो विभाग द्वारा है वो सिपहिया ग्राम पंचायत में बनाया गया है। जब फोन करो तो कहते हैं कैंप पे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे।